हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम एटमॉस्फेयर को ही डिस्कस करेंगे। लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था, आज हम उसके ऊपर की लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर, उसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं, गैसेज क्या होती हैं, एयर क्या है, विंड क्या है, ये देख चुके थे। लेयर्स क्यों बनती है ये भी देख चुके थे। लेयर्स में हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में डिस्कस करा था। आज फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर को डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की मैं बात करूं तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, अगर मैं धरती के क्रस्ट से देखूं तो अगर क्रस्ट में अगर मैं खड़ा हूं और मैं नीचे से देखूं तो ये सेकंड नंबर की लेयर आएगी। ये आप देख सकते हो, इट इज सेकंड लेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, इनको जो बाउंड्री अलग करती है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि नीचे से जाते जाते मान लो ट्रोपोस्फेयर यहां पे जाके पोज हो गया तो हम क्या कहते हैं इसे, ये ट्रोपोपोज है। ठीक है, चलिए तो वैसे ही हम आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फेयर की तो जैसा कि हमने देखा कि ये सेकंड लेयर है, मतलब आल्टीट्यूड की बात करें तो हम देखते हैं ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। तो मतलब यहां पे जो गैसेस होंगी ट्रोपोस्फेयर के कंपैरिजन में लाइटर होंगी, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं जो इकट्ठा होके कमुलेट होके बादल बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं होंगे। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ऑन एंड एवरेज, देखो मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि जो इसकी आल्टीट्यूड है, हाइट है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और भी ग्रेविटी पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाइट है, लेकिन अगर एवरेज हाइट की बात करें तो हम देखते हैं कि ये 50 किलोमीटर ऊपर मतलब क्रस्ट से अगर आप नीचे से देखोगे तो 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है। हमने देखा था 8 से 18 किलोमीटर तक, तो मतलब क्रस्ट से देखें तो यहाँ से 8 किलोमीटर तक ऊपर भी ट्रोपोस्फेयर हो सकता है, कई जगहों पे वो 18 किलोमीटर तक भी ऊपर हो सकता है। इसकी बात करें तो ये 18 से 50 या 8 से 50 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो जैसे ही आप इसमें ऊपर जाएंगे ना, अभी हमने क्या देखा था ट्रोपोस्फेयर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे ही ऊपर जाते हैं हर 165 डिग्री ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मीटर ऊपर जाने पे, हर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जा रहा था। इसको कहते थे कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स। यहां पे कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर विल इंक्रीज एज यू गो अपवर्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं द टेम्परेचर रिमेन ऑलमोस्ट सेम इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर। ठीक है, 20 किलोमीटर की हाइट तक जो टेम्परेचर है कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, सेम ही रहता है। आफ्टर दिस द टेम्परेचर इंक्रीजिंग स्लोली विद द इंक्रीज इन द हाइट। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन द अपर पार्ट ऑफ लेयर। अब ऐसा इसलिए, जो ट्रोपोस्फेयर है, अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं, यहां पे हम देखते हैं, ये देखो, मान लो ये ट्रोपोस्फेयर है तो निचले हिस्सों में तो आम गैसेस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर में ऊपर के हिस्से में जो ऑक्सीजन है ना, जब इस ऑक्सीजन के साथ हम देखते हैं यूवी रेज मिलती हैं तो ये ऑक्सीजन क्या बनाती है, ओजोन बना देती है। ये क्या बनाती है, ओजोन गैस बना देती है। और इसी दौरान जो है बहुत सारी यूवी रेज, मतलब बहुत सारी एनर्जी, खासकर हीट एनर्जी भी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इस वजह से ही हम देखते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है ना ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वजह बताई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के बहुत ज्यादा गर्म होने की। अब हम देखते हैं कि वेदर रिलेटेड इंसिडेंट डू नॉट टेक प्लेस इन दिस लेयर। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया देखो मैंने बार बार कहा है कि देखो हम लोग क्या सोचते हैं जनरली, जब भी हमारे दिमाग में बादलों की बात आती है ना, तो हम देखते हैं कि जो बादल हैं वो किससे बने हैं, वो पानी से बने हैं। अकेले पानी के मॉलिक्यूल बादल नहीं बना सकते। अकेले जो पानी के मॉलिक्यूल हैं कुछ एक हो सकता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में भी हो। ठीक है, ऑक्सीजन से हल्के हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो सकती है, तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हर जगह बादल नहीं बनते हैं।
बादल के बनने के पीछे कुछ और भी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये जो वाटर के, अगर मैं एक बूंद पानी की बात करूं, 1 ड्रॉप की मैं बात करूं, तो इसके अंदर क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ना, थाउजेंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे आते ही नहीं है, ठीक है, ये इकट्ठा होते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में बॉन्डिंग करके जुड़ जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब होता यूं है कि जो ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर है उसमें है बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स। यूं बादल बनते कैसे, ये देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल हैं, और ये पार्टिकल जो होते हैं ना, ये वाटर के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, ठीक है। और साथ में स्मोक के पार्टिकल भी हैं। किसके पार्टिकल हैं, स्मोक के पार्टिकल है। स्मोक और डस्ट दोनों ना ये वाटर के मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं ऐसे। तो मान लो यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूं, तो लेट अस सपोज ये एक स्मोक का पार्टिकल है और ये एक डस्ट का पार्टिकल है। मान लो ये एक डस्ट का पार्टिकल, मैंने मान लो इनको जूम करा यहाँ पे, ठीक है। अब ना इनके कंपैरिजन में जो वाटर के हम देखते हैं मॉलिक्यूल हैं वो बहुत छोटे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हम देखते हैं इसके ऊपर यूं इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे धीरे 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 यहाँ पे उनकी ना एडजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज की सतह पे चिपक जाए। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है, जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है ना, टेम्परेचर कम होता है, हमने देखा ना कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा। तो वही देख रहे हैं भाई, जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करेंगे, ये एडजॉर्ब चिपकना शुरू कर देंगे किसके ऊपर, ये जो डस्ट हम देखते हैं, डस्ट ये स्मोक है ना, इसके सरफेस के ऊपर यूं चिपकना शुरू कर देंगे, यूं चिपकना शुरू कर देंगे। ये देखो ऐसे चारों तरफ चिपकना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चिपकना शुरू कर देंगे। और हम देखते हैं कि धीरे 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 ये आपस में जुड़ के यूं बड़े बड़े दिखने लगेंगे, आपको यूं बड़े हो जाएंगे ये, ठीक है, ये ऐसे। और जैसे बूंद के बाद छींटियां निकलती है ना, वैसे वैसे बन जाएंगे। और हम देखते हैं बाद में इनके ऊपर फर्दर हम देखते हैं क्या, पानी जुड़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक ड्रॉप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ड्रॉप बन जाएगी। और जब ये ड्रॉप जब बनेगी तो ये हैवी होगी और नीचे गिर जाएगी। जब ड्रॉप बन जाएगी तो बारिश हो जाएगी, अदरवाइज उससे पहले बादल होगा। तो बादल बनने के लिए अकेला पानी नहीं, डस्ट और सैंड, सॉरी डस्ट पार्टिकल और स्मोक की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब डस्ट पार्टिकल जो बड़े हैवी होते हैं एयर के कंपैरिजन में, और स्मोक भी हम देखते हैं कि काफी हैवी होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये नहीं होता है, ना डस्ट है ना स्मोक है, तो इसकी वजह से बादल भी नहीं है। बादल नहीं है, डस्ट नहीं है, स्मोक नहीं है, मतलब वेदर नहीं है। इसीलिए ना इस लेयर को माना जाता है कि दिस लेयर इज आइडल फॉर फ्लाइंग। कहा जाता है अगर आपको उड़ान भरनी है, आपको उड़ना है, आपको एयरक्राफ्ट उड़ाना है, तो ये सबसे अच्छी लेयर है। क्यों, आप देख सकते होंगे यहाँ पे इस फोटो में भी कि एयरक्राफ्ट की प्रेफरेंस क्या है, वो बादलों के ऊपर से उड़ रहा है। अगर आपने कभी फ्लाइट ली है और आपने कभी एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करा है, तो आपको पता होगा ड्यूरिंग फ्लाइट जो है आसमान में बादल नीचे दिखते हैं और जहाज ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। हालांकि टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो ट्रोपोस्फियर से ही होगी, लेकिन उसके बाद सीधा जहाज कहां चला जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि वहां पे आइडल कंडीशन है। अच्छा, अब ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इसके मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर कहीं पे भी बादल नहीं होंगे तो स्ट्रेटोस्फियर में क्यों उड़ना और ऊपर क्यों नहीं उड़ना। तो भैया इसका एक बात का ख्याल रखना कि जो जहाज है इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, इंजन जो है, ये इंजन क्या करते हैं, ये इंजन हम देखते हैं कंबर्शन के प्रिंसिपल पे चलते हैं। इसमें फ्यूल होता है, फ्यूल जलता है तो एनर्जी बनती है, और फ्यूल को जलने के लिए भैया हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इससे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन इतनी भी नहीं है कि कंबर्शन हो सके, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना जाता है। अब देखो ये बेस्ट और आइडियल लेयर हमारे पास आके तैयार हो गई। अब ना स्ट्रेटोस्फीयर भी चलते 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 एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर भी ऊपर जाते 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 एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगली लेयर जो मीसोस्फीयर है वो शुरू हो जाएगी। तो जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर और मीसोस्फीयर के बीच में बाउंड्री आ जाएगी ना, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रोपोस्फीयर चलता चलता पोज हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर चलता चलता पोज हो गया। तो आपने यहाँ पे याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर चलता चलता पोज हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेटोपोज। टेक्निकली यू कैन से इट इज सेपरेशन, अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोपोज की, तो इट इज सेपरेशन बिटवीन मीसोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। और ट्रोपोपोज की बात करूं तो इट इज सेपरेशन बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए वापस आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इस लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर
ओजोन गैस बनी होती है, और ओजोन गैस के बनने की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं ओजोन की एक परत हमें दिखाई देती है, जो हमें पैराबैंगनी किरणें दैट इज यूवी रेज से हमें बचाती हैं। ये बहुत सारी यूवी रेज को जब हम देखते हैं, ओजोन बेसिकली यहाँ पे ओजोन आई कहाँ से, जो ऑक्सीजन है वो यूवी रेज से रिएक्ट करती है, यूवी रेज को अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बनाती है, ओजोन, ऑक्सीजन बदल जाती है ओजोन में यूवी रेज को अब्जॉर्ब करने के बाद। तो इसमें यूवी रेज जो सूर्य से हमारी तरफ आ रही है उनकी खपत हो जाती है, वो खर्च हो जाती हैं। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि वो धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी स्किन के लिए हिस्से होते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके अलावा पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर ना पेनिट्रेट करके ना उनके डीएनए तक को हम देखते हैं कि खराब कर सकती है यूवी रेज। डीएनए में म्यूटेशन आ गई तो कैंसर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उससे हमें बचाती है ये। अब हाल ही के सालों में हम देखते हैं कि इसमें डिप्लीशन, मतलब ये क्या हो रही थी, पतली हो रही थी, और इसमें एक हम देखते हैं होल, मतलब छिद्र की भी बात होती है। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के पास ये ज्यादा बड़ा था, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी के लिए हम देखते हैं इंसानों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, गाली अमेंडमेंट, इस तरीके की चीजें हम देखते हैं अपनाई, इस तरीके के सोल्यूशन अपनाए। वहाँ पे एक हम देखते हैं कि ऐसे कुछ प्रोटोकॉल बनाए बैठ के, ठीक है, और हम देखते हैं वहाँ पे क्या करा, सारा का सारा उन्होंने एक हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल बनाया कि ये चीज़ें बैन करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, इस तरीके से मतलब ओजोन को प्रोटेक्ट किया जाए। और हम देखते हैं उसके फलस्वरूप ये हील भी कर रही है। यूएनईपी की एक रिसेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी आपके लिए एक लेक्चर ला चुका हूँ, आप इसी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो, ठीक है। अच्छा, उसकी बात करें, मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो ये सबसे हम देखते हैं कि क्या है, दूसरी लेयर है, सबसे अच्छी मानी जाती है। किसके लिए अच्छी मानी जाती है? टाइम के लिए। अब इसके ऊपर चले जाएंगे तो एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मीजोस्फीयर। मीजो का मतलब होता है बीच का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर गए, मीजोस्फीयर आया। मीजोस्फीयर के नीचे 2 लेयर्स, ऊपर 2 लेयर्स, तो ये बीच की लेयर हो गई, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं हम लोग कि ये क्या है, मीजोस्फीयर है। अब मीजोस्फीयर की बात करूं तो बीच के होने के अलावा ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है, इट इज, ठीक है। पहली बात करते हैं थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्प्रेडिंग ओवर द एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द 80 किलोमीटर ऑफ हाइट, 80 किलोमीटर तक की हाइट हम देखते हैं कि पर ये ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ही इसमें ना टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पे ना टेम्परेचर का एक कंसेप्ट याद रखना, यहाँ इस डायग्राम से हम लोग इसको, पहली लेयर में आप हाइट में ऊपर गए, पहली लेयर में आप हाइट में ऊपर गए तो टेम्परेचर आपका गिर गया। दूसरी लेयर में हाइट में ऊपर गए तो टेम्परेचर आपका बढ़ गया। तीसरी लेयर में आप ऊपर गए तो टेम्परेचर फिर से कम हो गया। चौथी लेयर में आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पांचवी लेयर में जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर फिर से गिर जाएगा। तो आप याद रख सकते हो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लेयर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो मीजोस्फीयर है, जैसे ही ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे यू विल फाइंड कि टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। 80 किलोमीटर हमारे सर के ऊपर ये एक्सटेंड कर सकती है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे हम देखते हैं -100 डिग्री तक का भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है ये, ठीक है। अच्छा ना, अब ठंडी होने की वजह से आपको पता है कि गैसेस ना जब ठंडी हो जाती हैं तो ठंडी होने के बाद जो गैसेस हैं वो कंडेंस हो जाती हैं। मतलब कंडेंस मतलब उसका जो वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। इसी वजह से गैसेस डेंस भी हो जाती हैं। डेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे घनी हो जाएंगी। जितनी ज्यादा घनी गैस, अगर उसके बीच में से कुछ गुजरता है तो जो गुजरने वाली चीज है उसको फ्रिक्शन भी उतनी ही ज्यादा झेलने पड़े। तो हम देखते हैं कि आसमान से जब भी कोई मीटियोर आता है और हम देखते हैं इस हम देखते हैं कि ये जो एयर का गुब्बारा है या एयर का ये हम देखते हैं कि लेयर है जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं, ये हाईली डेंस है। जब इसमें से गुजरता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगता है, जल उठता है और हमें लगता है कि एक तारा है, जो चमकता हुआ तारा है वो टूट रहा है। तो हम कहते हैं इट इज अ शूटिंग स्टार। तो आपने याद रखना है शूटिंग स्टार का फिनोमिना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है शूटिंग स्टार फिनोमिना कहां पे
कौन सी लेयर के अंदर होता है? तो आपको पता होना चाहिए ये मीजोस्फीयर के अंदर होता है। कौन सी लेयर में देखने को मिलेगा ये फिनोमिना आपको? मीजोस्फीयर के अंदर आपको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि जैसे ही, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, फिर से वैसे ही हम देखेंगे। मीजोस्फीयर चलता 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 यहां पहुंचा, यहां जाके पोज हो गया। तो हम देखते हैं इसके बाद क्या शुरू हो गया? थर्मोस्फीयर। तो जहां पे मीजोस्फीयर चलता चलता रुक गया और वहां पे जहां पे हम देखते हैं थर्मोस्फीयर शुरू हो गया, वहां पे उस पॉइंट को कहेंगे कि इट इज सेपरेशन बिटवीन और इंटरमीडिएट फेज बिटवीन, है ना, कि हम देखते हैं कि इट इज अ फेज बिटवीन थर्मोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। और इसका नाम क्या कहेंगे हम लोग, कैसे याद रखेंगे? मीजोस्फीयर चलता चलता पोज हो गया तो इसको कहेंगे मीजोपोज। क्या कहेंगे? मीजो। चलिए, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो थर्मोस्फीयर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्मोस्फीयर में आप ऑरा के बारे में पढ़ेंगे, जिनको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे और भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं, जैसे यहाँ पे बिजली होती है, बादल तो नहीं है लेकिन सिर्फ स्टिल यहाँ पे बिजली है। इसकी बात करें तो आइनोस्फीयर यहाँ पे इसके अंदर एक होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेडियो जो कम्युनिकेशन है उसको पॉसिबल कर पाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला अगला लेक्चर, तो प्लीज जरूर उसमें भी आप आइए। और अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक का बटन भी आप एक बार इसको दबा सकते हैं अगर आपको पसंद आया है। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके तक नया नया कंटेंट लाने की। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। हैव अ वेरी गुड टाइम।